गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जूही श्रीवास्तव और आज के सत्र का विषय है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी, जिसका विषय कोड है बीपीएससी 131। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। मैं श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूं और आज के सत्र में मैं आपके साथ पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत के विषय पर चर्चा करूंगी। इस पूरे कोर्स को मैंने 3 सेशंस में डिवाइड किया है और उन 3 डिफरेंट सेशंस में कुछ अलग अलग टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज का कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रथम सत्र में मैंने हाईलाइट किया है, वो है सबसे पहले पॉलिटिक्स को समझना। राजनीति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो क्या है वास्तव में और क्यों वो हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा, राज्य क्या है, क्योंकि जब भी हम राजनीति की बात करते हैं राज्य अपने आप विचार में आ जाता है और जैसे ही राज्य की बात की जाती है तुरंत ही सरकार का विषय आपके सामने आ जाता है, क्योंकि बहुत बार ये माना गया है कि राज्य और सरकार एक दूसरे के सिनोनिम हैं या दोनों को बहुत बार एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही राज्य और सरकार के बारे में बात की जाती है या राजनीति के बारे में बात की जाती है, पावर या शक्ति अपने आप एक केंद्र बिंदु बन जाता है, क्योंकि समस्त राजनीतिक सिद्धांत कहीं ना कहीं शक्ति या पावर के सब्जेक्ट को या विषय को केंद्रित करता है। इस कोर्स का जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो है पॉलिटिकल थियोरी की रिलेवेंस या राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता। क्या आज के वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत रिलेवेंट है या वो इररिलेवेंट है, और इस संबंध में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत की उपयुक्तता क्या है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो राजनीति से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं जिनमें आज हम आपसे चर्चा करेंगे। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के बारे में, इक्वालिटी यानी कि समानता के बारे में और अधिकारों के बारे में, तथा जस्टिस के बारे में, जस्टिस यानी न्याय। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। जैसे ही ये शब्द पॉलिटिक्स या राजनीति आपके सामने रखा जाता है तो आप बहुत बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में राजनीति क्या सिर्फ राज्य से संबंधित है या नीति से संबंधित है। जब हम इसके इतिहास में जाते हैं तो राजनीति शब्द ग्रीक वर्ड पोलिस से लिया गया है, जिसका मतलब था सिटी स्टेट या नगर राज्य। इसका अर्थ है कि नगर राज्य में होने वाली समस्त घटनाओं को जो विषय कवर करता था उसे हम राजनीति के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में जब हम राजनीति की चर्चा करते हैं तो ये माना जाता है कि राजनीति एक ऐसा विषय है जिसने मनुष्य के सामान्य जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करके रखा हुआ है। राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी जब आप जन्म लेते हो और जब आपकी मृत्यु होती है, या आप ये कह सकते हो कि माँ के गर्भ में जब शिशु होता है और जब उसका जन्म होता है और जब वो मृत्यु शैया पर जाता है, तब से लेकर अंत तक राजनीति कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती है। ये माना जाता है कि पॉलिटिक्स या राजनीति शक्ति से संबंधित है, शक्ति विभाजन से संबंधित है, राज्य की गतिविधियों से संबंधित है, सरकार की गतिविधियों से संबंधित है। पर वास्तव में जब हम राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं तो राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है। सामूहिक गतिविधि क्यों कहा गया इसको? क्योंकि राजनीति में जब हम देखते हैं तो राजनीति कोई एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड नहीं,
राजनीति को आप लोकेट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इस विषय को समझना चाहो तो आपको इसके अंतर्गत होने वाले उन सभी व्यक्तियों की गतिविधियों को ध्यान में रखना पड़ता है जो कि इस सब्जेक्ट का, इस पॉइंट का विषय वस्तु होते हैं। पॉलिटिक्स को माना जाता है एक कलेक्टिव एक्टिविटी जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ कार्यों पर कार्य कर रहे होते हैं, कुछ विषयों की चर्चा कर रहे होते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे होते हैं जो कि राज्य में, समाज में और लोगों के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित कर रही है। ये माना जाता है कि इनिशियली जो राजनीति होती है उसमें विचारों के में मतभेद होता है, और मतभेद होना बहुत ही आवश्यक है, या आज को आप कह सकते हो बहुत ही सामान्य है, क्योंकि जब चार अलग व्यक्ति मिलकर किसी विषय पर अपने विचारों को जब व्यक्त करते हैं तो उनमें जाहिर सी बात है अंतर आपको समझ में आएगा, लेकिन उन सभी विचारों की अंतर को समझते हुए एक सामान्य विचार आपके सामने लेकर आने का जो प्रयास होता है वो राजनीति के माध्यम से किया जाता है। राजनीति एक ऐसी गतिविधि है जहां पर किसी विषय वस्तु को हम समझते हैं, वहां पर हम राज्य की गतिविधियों के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो राज्य में होने वाली वो समस्त गतिविधियां, चाहे वो नीति निर्माण से संबंधित हो, चाहे वो नीति के क्रियान्वयन से संबंधित हो, या नीति को जज करने के प्रोसेस से संबंधित हो, हम उन सभी व्यक्तियों का, उन सभी गतिविधियों का एक सिस्टमैटिक अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमने वर्ड सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स से जोड़ा तो पॉलिटिक्स बिकम्स साइंस, राजनीति एक विज्ञान बन जाता है, और जैसे ही शब्द विज्ञान किसी विषय के साथ जुड़ जाता है तो इसका अर्थ होता है एक सिस्टमैटिक स्टडी, जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को ढूंढते हैं, समझते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद तथ्यों को सामान्यीकरण की प्रक्रिया में डालने की कोशिश करते हैं, जिसको आप जनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जनरलाइजेशन वो प्रक्रिया है जहां पर तथ्यों को ढूंढने के बाद, उनको वेरीफाई करने के बाद, उनकी उपयुक्तता को समझने के बाद हमने उसको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। एरिस्टोटल, जिसे आप फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हो, सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में लाने का प्रयत्न किया, और इसी कारण आज भी हम एरिस्टोटल को या अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। अरिस्टोटल ने बोला कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है, और अगर हम उसे समाज से अलग कर देंगे तो उसके जीवन की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। लेकिन क्या सामान्य गतिविधियों को समझना इतना आसान है? नहीं। व्यक्तियों की गतिविधियों को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और अगर हमने समाज से अपने आप को निकाल दिया तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि हम एक राज्य के सदस्य हैं, हमने सरकार को स्वीकृत किया है, हमने अपने ऊपर राजनीति को स्वीकृति दी है, यानी एक ऐसी नीति जो राज्य में रहने वाले समस्त व्यक्तियों की समस्त गतिविधि को कहीं ना कहीं कवर कर रही है, और उनके लिए कुछ ऐसी नीतियों का निर्माण कर रही है जो कि उनकी जीवन को एक सामान्य जीवन और एक अच्छे जीवन में तब्दील करने की शक्ति रखती है। अरिस्टोटल ने जब राज्य के बारे में बताया तो उसने सबसे पहले यही कहा कि state came into being for the sake of life and it continued for the sake of good life, यानी राज्य अस्तित्व में एक जीवन के लिए आया, लेकिन एक अच्छे जीवन की आशा को लेकर वो सस्टेन कर गया। अब सवाल ये है कि क्या राज्य के बिना व्यक्ति का जीवन सामान्य रूप से चल सकता है? नहीं, क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं होगी जो हमें मार्गदर्शित करे, जो हमें दिशा निर्देश दे कि हमें अपने जीवन को किस दिशा में आगे लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां पर सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। समाज में ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति एक सामान्य जीवन को लीड कर सके और उनकी गतिविधियों को सामान्य रूप से अध्ययन किया जा सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि राज्य या सरकार या इसी की तरह कोई एक पॉलिटिकल अथॉरिटी हमारे ऊपर हो, और इसी पॉलिटिकल अथॉरिटी की, इसी राज्य की, इसी सरकार की हर गतिविधि को समझने के लिए हमने पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। ये मानना है विचारकों का कि अगर हम राजनीति के विषय वस्तु को समझने की कोशिश करें या राजनीति की प्रकृति को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक
डिफिकल्टी हमारे सामने आती है, लेकिन जब हम उन्हें व्यक्तियों की गतिविधियों से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं तो वो गतिविधियां कहीं ना कहीं हमारे लिए विषय वस्तु बन जाती हैं। और हमें ये भी पता है और विचारकों का भी ये मानना है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में तब आता है जब उसे अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है। क्यों दी जाती है? और जब एरिस्टोटल ने बोला कि व्यक्ति एक सोशल एनिमल है, एक पॉलिटिकल एनिमल है, तो कहीं ना कहीं ये जो अंतर था एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग का, वो कैसे उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने रेशनैलिटी शब्द का उपयोग किया। रेशनैलिटी यानी तर्क क्षमता, रेशनैलिटी यानी बौद्धिक क्षमता। किसी भी विषय को समझने के लिए रेशनैलिटी बहुत आवश्यक है या तर्क क्षमता बहुत आवश्यक है। आप किसी व्यक्ति को, किसी विषय को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी अवधारणा को जब समझ रहे हैं तो कितने हद तक वो सही है, किस हद तक वो गलत है और किस हद तक उसमें सुधार की जरूरत है, ये आप तभी बता सकते हो जब आप तर्क संगत हो, जब आप अपने विचारों के लिए जस्टिफिकेशन दे पाते हो। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है, राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आप अपनी रेशनैलिटी का उपयोग करते हुए, जहां पर आप अपनी तर्क क्षमता का उपयोग करते हुए विभिन्न अवधारणाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं, उन अवधारणाओं में अपना योगदान देते हैं और उनके वास्तविक स्वरूप को कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने लाने का एक बहुत ही यूनिक प्रयास करते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। पॉलिटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी अवधारणा के बारे में हम तर्क वितर्क करते हुए एक यूनानिमस डिसीजन पे पहुंचते हैं। यूनानिमस डिसीजन यानी एक ऐसा निर्णय जिसमें सभी की सहमति प्रदान की गई। पॉलिटिक्स में रेशनैलिटी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जैसा हमने आपको बताया और जैसा विचारकों का भी मानना था कि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं शक्ति अर्जन के माध्यम से, शक्ति अर्जन की प्रक्रिया से संबंधित है, राज्य की गतिविधियों से संबंधित है, सरकार की गतिविधियों से संबंधित है, राज्य और सरकार के बीच में क्या संबंध है इससे संबंधित है। तो पॉलिटिक्स में ये भी माना जाता है कि शक्ति का विभाजन किस तरीके से होता है, शक्ति का विभाजन किस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है और शक्ति का विभाजन लोगों की जीवन को, लोगों के सामान्य जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। इन सारे विषयों की जब हम चर्चा करते हैं तो राजनीति अपने आप एक फोकस ऑफ अटेंशन बन जाती है, एक सेंटर बन जाता है। और जब हम इन बातों के बारे में चर्चा करते हैं तो राजनीति का विषय अपने आप में तर्कसंगत हमें महसूस होने लगता है। जैसे ही हमने राज्य शब्द राजनीति से जोड़ा, अगर आप इस राजनीति को अलग अलग शब्दों में समझे तो दो शब्दों का मेल मिलाकर राजनीति शब्द को बनाया गया। राज और नीति, यानी राज करने की नीति। और नीति क्या होती है? नीति वो होती है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को एक सामान्य जीवन में कन्वर्ट करने की, सामान्य जीवन, एक व्यक्ति को एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का कुछ ऐसा मार्ग दिखाती है जिससे कि वो बिना समाज में किसी झगड़े के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी कुसंगति के आगे बढ़ते हैं और अपना और अपने साथ रहने वाले, अपने और अपने फेलोमेंस के बारे में सोचते हुए अपने जीवन के निर्णयों को लेते हैं। और ऐसे निर्णय जिससे कि राज्य में कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी ना उत्पन्न हो रही है। लेकिन क्या राज्य और सरकार एक विषय है? नहीं। आपने पॉलिटिक्स को समझा, आपने ये कहा कि स्टेट और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज का डिटेल स्टडी कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स में करते हैं। और पॉलिस शब्द में भी यही कहा गया था कि जिसका मतलब था नगर राज्य। लेकिन क्या राज्य और सरकार एक है? नहीं। वह बात हमने देखा है बहुत सारे आर्टिकल्स में, जब आपने पढ़ा होगा तो आपने भी देखा होगा कि राज्य और सरकार शब्द का उपयोग इंटरचेंजेबली किया गया। बहुत बार राज्य की जगह सरकार और सरकार की जगह राज्य शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में राज्य और सरकार दोनों में बहुत गहरा अंतर है। स्टेट और गवर्नमेंट ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दो अलग अलग अवधारणाएं हैं और इनको समझने के लिए इनका अंतर है वो आपको समझना पड़ेगा। स्टेट क्या है? स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जिसे आप महसूस कर सकते हैं पर आप उसको लोकेट नहीं कर सकते। जब व्यक्ति के पास कोई समस्या उत्पन्न होती है तो क्या वो कहता है कि हम राज्य के पास जा रहे हैं? नहीं, वो ये कहता है कि हम सरकार को अप्रोच कर सकते हैं।
हमारे नॉर्मल समझ जीवन में, हमारे सामान्य जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की खोज करते हैं, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में तलाशने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाते हुए अपने सामान्य जीवन को व्यतीत कर सकें। तो हम क्या कहते हैं कि हम सरकार की तरफ जाएंगे, और जैसे ही हमने ये बोला कि हम राज्य की नहीं, हम सरकार की तरफ जाते हैं, राज्य और सरकार के बीच का जो अंतर है वो आपको समझ में आ जाता है। स्टेट क्या है? स्टेट आया आपके जीवन के लिए, जैसा अरस्तु ने बोला कि एक व्यक्ति के जीवन को एक अच्छे जीवन में तब्दील करने की प्रक्रिया के लिए राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन राज्य के लिए ये पॉसिबल नहीं था, ये संभव नहीं था कि वो व्यक्तियों के बीच में आए, क्योंकि राज्य एक अमूर्त कंसेप्ट है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। आप उसको छू नहीं कर सकते, आप उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन आप ये महसूस कर सकते हैं कि राज्य जैसी कोई अवधारणा आपके बीच में है। राज्य की शक्तियों का जो उपयोग करता है वो है सरकार या गवर्नमेंट। एक सामान्य शब्दों में अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज एन एजेंट ऑफ स्टेट। राज्य की शक्तियों को एक्सरसाइज करने के लिए एक एजेंट हमको मिला और वो एजेंट है गवर्नमेंट। और जैसे ही हमने बोला कि गवर्नमेंट इज एन एजेंट ऑफ स्टेट, तो ये मान लिया जाता है कि गवर्नमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप लोकेट कर सकते हो, जिसके पास आप जा सकते हो, जिसके साथ आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हो। तो राज्य को एक कंक्रीट फॉर्म देने के लिए, स्टेट की अवधारणा को, राज्य की अवधारणा को एक कंक्रीट स्वरूप देने के लिए, एक ठोस स्वरूप में लाने के लिए हमें सरकार की अवधारणा के बारे में सोचना पड़ा। जब आप राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ोगे तो आपको विभिन्न विचारकों के विचार समझ में आएंगे, जिसमें हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी जिसमें हम ये देखते हैं कि हॉब्स ने क्या बोला, लॉक ने क्या बोला और रूसो ने क्या बोला, और राज्य के अस्तित्व को लेकर इन तीनों विचारकों के विचार बहुत ही प्रासंगिक और तर्कसंगत हैं। और आज भी कहीं ना कहीं इनके विचार हमें ये मैसेज देते हैं कि अगर राज्य नहीं हो तो क्या होगा, और राज्य के आने के पहले की स्थिति क्या थी, और राज्य के खत्म होने या लुप्त होने के बाद की स्थिति क्या हो सकती है। और इसीलिए हमने आपको ये बताना जरूरी समझा कि राज्य और सरकार में अंतर क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी एक्टिविटीज होती हैं और राज्य में भी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एक्टिविटीज और स्टेट की एक्टिविटीज में अंतर होता है। स्टेट जितनी भी शक्तियां हैं सरकार के पास, सरकार जिन भी शक्तियों को इस्तेमाल करती है, उपयोग करती है जनता के जीवन को एक सुदृढ़ और एक सामान्य जीवन में कन्वर्ट करने के लिए, वो सारी की सारी शक्तियां उसे कहीं ना कहीं राज्य से ही प्राप्त होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य की जो शक्तियां होती हैं वो सरकार के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं या एक्सरसाइज की जाती हैं, लेकिन जो अल्टीमेट शक्ति होती है वो सरकार की नहीं होती है। जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है वो स्टेट है, और सरकार के पास जो शक्ति है वो डेलीगेटेड या हस्तांतरित शक्ति है, और हस्तांतरित शक्तियों का उपयोग सरकार करती है। अब दो ऐसे विषय हैं जैसे कि नागरिकता। जब आप बात करते हो तो क्या आप ये कहते हो कि आप राज्य के नागरिक हो या आप सरकार के नागरिक हो? नागरिकता भी एक ऐसा विषय है जो राज्य और सरकार के बीच के अंतर को बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके सामने रखता है। आप ये कहते हो कि आप इस राज्य के नागरिक हो, आप भारत के नागरिक हो, ना कि किसी पर्टिकुलर सरकार के नागरिक हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर का विषय है कि राज्य की नागरिकता जो होती है वो परमानेंट होती है और कंपल्सरी होती है, लेकिन सरकार की जो नागरिकता होती है वो ऐच्छिक होती है, वो आपकी इच्छा पे निर्भर होती है। आप चाहो तो किसी सरकार की नागरिकता, किसी सरकार की जो मेंबरशिप है, सदस्यता आप लेते हो अपनी इच्छा से, लेकिन राज्य की सदस्यता आपको लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राज्य के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। प्लेटो ने जब राज्य के बारे में बताया तो उसने बोला कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी राज्य ही व्यक्ति का वृहद स्वरूप है, और जब राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है तो राज्य के बिना अपने जीवन की कल्पना करना बिल्कुल भी संभव नहीं है।
एक लाइन में जब हम राज्य को परिभाषित करने की का प्रयत्न करते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्टेट इज अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। अब हम इसमें तीन मुख्य बातों को हाईलाइट करेंगे। स्टेट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, एक ह्यूमन कम्युनिटी है, एक मानवीय समुदाय है जिससे मिलकर राज्य का निर्माण हुआ। दूसरा, मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, यानी एक निर्धारित क्षेत्र में, गिवन टेरिटरी, एक निर्धारित टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हम ऐसी शक्तियों को अपने ऊपर एक्सेप्ट करते हैं या ऐसी शक्ति के उपयोग को अपने ऊपर उपयोग होने की स्वीकृति देते हैं जिसको मोनोपोली प्राप्त है, जिसको एकाधिकार मिला हुआ है फिजिकल फोर्स को इस्तेमाल करने का। वापस से हम आपको ये लाइन आपको समझाते हैं कि एक ऐसा समुदाय, राज्य एक समुदाय है। किनका समुदाय है? व्यक्तियों का समुदाय है, सामान्य व्यक्तियों का समुदाय है जो सरकार के माध्यम से व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित और अनुशासित बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति के जीवन को अनुशासित करने का प्रयत्न जब हम करते हैं तो हमें शक्ति के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने मान लिया है कि हर व्यक्ति रेशनल है, हर व्यक्ति तर्क क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है, और जब हर व्यक्ति तर्क क्षमता के साथ आगे बढ़ता है तो अपनी हर गतिविधि के पीछे वो कहीं ना कहीं एक लॉजिक देने की कोशिश करता है। उस लॉजिक को, उस तर्क की प्रासंगिकता को समझना, सही गलत का अंतर उनको समझाने के लिए बहुत बार ये आवश्यक हो जाता है कि हम बल का प्रयोग करें। तो राज्य एक ऐसा वस्तु है, राज्य एक ऐसी अवधारणा है जिसे बल के प्रयोग के लिए कहीं ना कहीं एकाधिकार मिला हुआ है। सरकार राज्य के माध्यम से बल का प्रयोग करती है और हमारे जीवन को एक अच्छे जीवन में तब्दील करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है। अब हम जब माने तीन एलिमेंट्स, अगर हम देखें कि राज्य क्या है, तो हमने आपको बताया कि एक ऐसा शक्ति, एक ऐसी अवधारणा जो हमें नियंत्रित कर रही है। क्यों नियंत्रित कर रही है? ताकि हम अपने सामान्य जीवन को आगे लेके जा सकें। लेकिन क्या ये शक्ति वैध है? पावर और अथॉरिटी, ये दो शब्द हैं जिनके बारे में अंतर को समझना और उसको स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पावर और अथॉरिटी में क्या अंतर है? पावर और अथॉरिटी में लीगल का अंतर है। लीगल बैकिंग जब आपको मिल जाती तो आपकी शक्ति अथॉरिटी में या सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जब आपकी शक्ति को when your power gets legal backing, when it gets legal support, जब उसको वैधानिक रूप से मान लिया जाता है कि हाँ ये सही है, तो हमारी शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। और अगर ऐसा ना होता तो हर व्यक्ति कहता कि हम भी पावरफुल हैं, क्योंकि पावर या शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हर व्यक्ति कहता है कि मेरे पास भी शक्ति है और मैं भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं। लेकिन वो शक्ति किस हद तक वैध है वो डिपेंड करती है कि आपकी शक्ति को वैधता मिली है या नहीं। और जिस क्षण आपकी शक्ति को वैधता मिल जाती है, आपकी शक्ति कहीं ना कहीं सत्ता में परिवर्तित हो जाती है, और वो सत्ता, वो अथॉरिटी कहीं ना कहीं आपको नियंत्रित करने की शक्ति, आपको नियंत्रित करने का अधिकार रखती है। तो पावर का लेजिटिमाइजेशन बहुत आवश्यक है। पावर के विषय में ये बृहद चर्चा करना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक था क्योंकि बहुत सारे विचारकों ने शक्ति को या राजनीति को शक्ति से जोड़कर देखा, लेकिन शक्ति क्या एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था? नहीं। शक्ति किससे जुड़ा है? शक्ति जुड़ा है राज्य से। शक्ति का अवधारणा जुड़ी है केंद्र से। शक्ति की अवधारणा जुड़ी है आपके सरकार से। और इसलिए शक्ति के स्वरूप को समझना, शक्ति किस हद तक सत्ता में परिवर्तित हो सकती है और किस हद तक वो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, इसको समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मैक्स वेबर ने शक्ति के स्वरूप को समझाने के लिए अथॉरिटी के बारे में बात करी और उसने तीन अलग अलग केंद्र बताए। उसने बताया कि अगर हम अथॉरिटी को या सत्ता को समझने का प्रयत्न करें तो तीन तरीके से हम समझ सकते हैं, या जो सत्ता है या जो शक्ति है इसके तीन स्वरूप हो सकते हैं। पहला, ये सर्वप्रथम उसने ट्रेडिशनल फॉर्म के बारे में बात करी, ट्रेडिशनल डोमिनेशन, या इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये शक्ति बहुत पुराने समय से चली आ रही थी। कस्टम्स, ट्रेडिशंस के बेसिस पर हमने लोगों के जीवन को नियंत्रित करने की जो अधिकार था वो अपने पास रखा हुआ था। इसको हम कहते हैं परंपरागत शक्ति, परंपरागत सत्ता का स्वरूप, यानी परंपरा से ही वो शक्ति हमें मिली आ रही है, या तो हमारे एंसेस्टर्स के माध्यम से हमें मिली या हमने वो शक्ति को इनहेरिट कर लिया, हमने उस शक्ति को अपने पूर्वजों से लिए। या
कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बेसिस पर समाज में जो चीजें चली आ रही थी उनको हमने स्वीकार किया और उन कस्टम्स और ट्रेडिशंस के माध्यम से सत्ता हमारे पास आ जाती। दूसरा, उसने करिश्मेटिक लेजिस्लेशन के बारे में बात करी। मैक्स वेबर एक बहुत ही जाने माने विचारक थे और जैसे ही उन्होंने वास्तव में मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के स्वरूप को या नौकरशाही के स्वरूप को बताने के प्रयत्न किया था और नौकरशाही को बताते हुए ही उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता के बारे में बात करी थी। उन्होंने बोला कि शक्ति का जो दूसरा स्वरूप है वो है करिश्मेटिक लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ मेकिंग का प्रोसेस। लेजिस्लेशन इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग या जिसको आप कहते हो विधायिका। लेजिस्लेचर, सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, सरकार के 3 विंग्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका एंड कार्यपालिका। तो जो व्यवस्थापिका होती है, जो विधायिका होती है, जो नीति का निर्माण करती है, उसको हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस से कंसर्न होती है। लेकिन वो करिश्मेटिक लेजिस्लेशन क्या है? जैसे ही शब्द करिश्मा लेजिस्लेशन से जुड़ जाता है, यानी एक चमत्कारी व्यक्तित्व लॉ के मेकिंग में कहीं ना कहीं शामिल है, तो शक्ति हमें हमारी व्यक्तित्व से भी मिलती है। चमत्कारी व्यक्तित्व होना यानी एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके माध्यम से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। अगर हम आपको एग्जाम्पल देना चाहें तो आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर सकते हो, आप महात्मा गांधी के बारे में बात कर सकते हो, आप इंदिरा गांधी के बारे में बात कर सकते हो और ऐसी ही समस्त पर्सनालिटीज जो वास्तव में लोगों को अंदर अपने आप को लेकर एक आकर्षण जिन्होंने क्रिएट किया। ये ऐसे कुछ नेता थे, कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों को या लोगों के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया। और अगर समकालीन समय में, कंटेम्परेरी सिनेरियो में अगर हम देखें तो कुछ हद तक आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व भी कहीं न कहीं एक चमत्कारी व्यक्तित्व को ही दिखाता है। तो चमत्कारी व्यक्तित्व के माध्यम से भी लोग अपना सहमति हमें देते हैं, अपना विश्वास हमारे व्यक्तित्व में दिखाते हैं और इस माध्यम से उनको गाइड करने की क्षमता, उनको नियंत्रित या कंट्रोल करने की शक्ति हमें अपने आप मिल जाती है। तीसरा स्वरूप जो मैक्स वेबर ने अथॉरिटी या पावर के बारे में बताया वो था लीगल रेशनल। 2 शब्दों का समन्वय, लीगल और रेशनल। लीगल यानी लॉ, लीगल यानी वैध और रेशनल यानी तर्क क्षमता। तो वेबर का ये कहना था कि जब आप शक्ति के बारे में बात कर रहे हो या आप राज्य की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हो या आप सरकार की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हो तो उसकी तर्क क्षमता, उसकी तर्क संगतता को समझना अत्यंत आवश्यक है। वो किस हद तक वैध है, किस हद तक जस्टिफाइड है। अगर हम इस चीज को समझ सकते हैं तो अपने आप हमारी शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर हम किसी के जीवन को कंट्रोल करने के लिए या सामान्य जीवन को या समाज में रहने वाले लोगों की गतिविधियों को समझने और नियंत्रित करने के लिए उनके बीच में जाना चाहते हैं एक शक्ति के स्वरूप के समय के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं हमें लीगल बैकिंग चाहिए, हमें वैधानिक बैकिंग चाहिए होती है। और जैसे ही ये वैधानिक सपोर्ट हमको मिल जाता है और जैसे ही हम अपने हर एक्शन के पीछे का लॉजिक समझा पाते हैं कि हाँ ये हमने इस माध्यम से किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर इस तरीके से पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है वो एक अच्छे जीवन में परिवर्तित हो सकता है। तो ये होता है लीगल रेशनल काइंड ऑफ अथॉरिटी या लीगल रेशनल पावर, जहां पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो शक्ति हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस शक्ति का, जिस बल का हम प्रयोग कर रहे हैं वो रेशनल है या नहीं, वो तर्क संगत है या नहीं, वो अपना शक्ति का जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, जो व्यक्ति शक्ति का उपयोग कर रहा है उस शक्ति के उपयोग के लिए क्या वो कुछ तर्क प्रस्तुत कर पा रहा है या नहीं और वो तर्क किस हद तक वैध है। तो शक्ति के स्वरूप को इस तरीके से भी समझ सकते हैं और जैसे ही हम शक्ति के बारे में बात करते हैं शक्ति का स्वरूप कहीं ना कहीं राजनीति में एक चर्चा का मुख्य बिंदु बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पॉलिटिकल थियरी या राजनीतिक सिद्धांत की। जैसे ही हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की बात आ जाती है और जैसे ही पॉलिटिकल साइंस की बात आती है पॉलिटिकल थियरी का विचार अपने आप आपके मन में आ जाता है। लेकिन क्या पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल साइंस एक है? इसका उत्तर है नहीं। पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। पॉलिटिकल साइंस में या राजनीति विज्ञान में हम राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों की चर्चा करते हैं और उन विभिन्न विषयों को जो समझने का एक मार्ग है वो है पॉलिटिकल थियोरी।
पॉलिटिकल थियरी आइडिया देता है, पॉलिटिकल थियरी अवधारणाएं बताता है, पॉलिटिकल थियरी उन सिद्धांतों को लेकर हमारे सामने आता है जिसके माध्यम से हम पॉलिटिकल साइंस के या राजनीति विज्ञान के विभिन्न विषयों को समझते हैं, उनके अंतर को समझते हैं, उनकी तर्कसंगता को समझते हैं, उनका क्रिटिसिज्म करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, राजनीतिक विज्ञान में जितनी भी अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को समझने का जो हम प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न को पॉलिटिकल थियरी के नाम से माना जाता है। पॉलिटिकल थियरी ये माना जाता है कि जब भी राजनीतिक सिद्धांत आता है तो वो किसी न किसी समस्या के उत्तर में आता है। Political theory always comes in reaction to some problems within the society, और उस समस्या को जब हम सुलझाने का प्रयत्न करते हैं तो वो एक मार्ग होता है पॉलिटिकल थियोरी। हम क्या करते हैं पॉलिटिकल थियोरी में? हम विभिन्न विषयों के अंतर को समझते हैं। पॉलिटिकल थियोरी में हम पढ़ते हैं कि राइट्स क्या है, लिबर्टी क्या है, राइट जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, स्टेट को समझने की कितनी अप्रोचेस हैं, पॉलिटिकल साइंस को समझने की कितनी अप्रोचेस हैं। तो विभिन्न चीजों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, विभिन्न अवधारणाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल थियरी का अध्ययन कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल थियरी बेसिकली कहीं ना कहीं चीजों को समझने के लिए, उनके इतिहास को समझने के लिए, मान लीजिए आप राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो राज्य के इतिहास को, राज्य को देखने की बहुत सारे, राज्य के व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस आपके सामने रखी जाती हैं, और उन अप्रोचेस का द मोमेंट वी स्टार्ट यूटिलाइजिंग दोज अप्रोचेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्टेट, जैसे ही राज्य के व्यक्तित्व को, राज्य के समझने का प्रयत्न करते हुए हम विभिन्न अप्रोचेस का सहायता लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल थियरी के कंसेप्ट को एक्सरसाइज कर रहे हैं या पॉलिटिकल थियरी को यूज कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल थियरी वो माध्यम है, पॉलिटिकल थियरी वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम राजनीति विज्ञान के विभिन्न विषयों को एनालाइज करते हैं, समझते हैं क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, उनका उत्तर क्या हो सकता है, और कैसे हम व्यक्ति के जीवन से उन समस्याओं को निकाल सकते हैं। ये है पॉलिटिकल थियरी। लेकिन जब पॉलिटिकल थियरी की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि एक ऐसा समय आया जब पॉलिटिकल थियरी डिक्लाइन होने लगी या राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में बात होने लगी। क्यों हुआ? क्योंकि लोगों का मानना था कि एक ऐसा समय आया और उस समय में राजनीतिक सिद्धांत तर्कसंगत नहीं रह गया। वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्म्स और वैल्यूज के बारे में बात कर रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल एफिलिएशन के बारे में बात कर रहा था, और उसमें एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन की कमी थी। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन यानी वो कहीं ना कहीं चीजों की विषय वस्तु को समझ नहीं पा रहा था, या उसके अंदर चीजों को समझने की जो क्षमता थी वो कम होती जा रही थी। तो लैक ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, लैक ऑफ पॉजिटिविज्म यानी रेशनल जो पर्सपेक्टिव था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। और जैसे ही राजनीति विज्ञान या जैसे ही राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में बात की गई तो विचारकों ने ये कहा कि अगर राजनीतिक सिद्धांत, अगर पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थियरी डेड हो जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन स्थिर हो जाएगा। और इसीलिए पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन के बाद रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी के बारे में बात की गई। विचारकों ने ये कहा, जो डिफरेंट स्कॉलर्स थे उनका ये मानना था कि राजनीति विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत के वास्तविक स्वरूप को ढूंढना और उन्हें व्यक्तियों के सामने लाने का प्रयत्न हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज जो पॉलिटिकल थियरी है वो डेड हो जाएगी। और अगर पॉलिटिकल थियरी डेड हो जाती है तो व्यक्तियों की वास्तविक स्वरूप को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि व्यक्तियों की गतिविधियों को समझने के लिए ही हम पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। किस तरीके से व्यक्ति से प्रभावित हो रहा है और किस तरीके से व्यक्ति नीति निर्माण प्रभावित कर रहा है, इन सारी अवधारणाओं के रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए हमें पॉलिटिकल थियरी को रिवाइव करने की जरूरत है, उसको पुनर्जागृत करने की जरूरत है या उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। और फिर से रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी के बारे में बात की जाने लगी। रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी के बारे में जब बात की गई तो 3-4 अप्रोचेस के बारे में बात की गई, जिसके सबसे पहले हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में बात की गई थी, जिसमें ये कहा गया कि पॉलिटिकल थियरी की अवधारणा को समझने के लिए हमें उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि इतिहास में किस तरीके से पॉलिटिकल थियरी का परिचय दिया गया और किस तरीके से, किन ट्रेडिशंस के माध्यम से, किन विचारों के माध्यम से उसकी तर्क संगतता को समझने का प्रयत्न किया। दूसरा, उन्होंने नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में बात करी, जिसे हम फिलोसॉफिकल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। उनका कहना था कि इस विश्व में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनको समझने के लिए हमें वैल्यू सिस्टम को समझना जरूर पड़ेगा। वैल्यू कुछ नहीं, क्या
फ्री स्टेट के बारे में बात करेंगे तो राज्य अपने अस्तित्व को खो देगा, क्योंकि वैल्यूज के बिना किसी भी कंसेप्ट, किसी भी अवधारणा का जीवित होना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम वैल्यू फ्री स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थियरी को समझना और व्यक्ति के जीवन में उसके तर्क संगतता, उसकी उपयोगिता को समझाना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने नॉर्मेटिव या फिलोसॉफिकल अप्रोच के बारे में भी बात करी, इनसाइट्स को एक्सपीरियंसेस और अपने इनसाइट्स के माध्यम से किस तरीके से हम विषय को समझ सकते हैं और उन्हें व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो तीसरी अप्रोच थी वो उन्होंने एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में बात करी। एम्पिरिकल अप्रोच को कहीं ना कहीं हम पॉजिटिविज्म के बारे में इसके नाम से भी जानते हैं, या एम्पिरिकल अप्रोच को एक साइंटिफिक अप्रोच भी कहा जाता है, जिसमें हम वेरिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई घटना घट रही है तो क्या वो दोबारा वैसे ही घटेगी। यानी अगर आज एक किसी भी, मान लो आप किसी लैब सेटिंग में कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, तो क्या उसी लैब सेटिंग में वो एक्सपेरिमेंट दोबारा किया जाएगा, तो क्या सेम रिजल्ट आएगा, इसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन। या हम देखते हैं कि अगर आज कोई चीज हुई है, आज राज्य के थ्रू किसी कंसेप्ट के बारे में बात की गई है, किसी शक्ति के बारे में बात की गई है, या किसी अवधारणा को सामने रखा गया है, तो क्या आज से पहले या आज से 10 साल बाद भी ये चीजें उतनी ही तर्कसंगत रहेगी या नहीं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है, जिसमें हम रेशनैलिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें हम प्रूव करने की बात करते हैं, तो वो होता है एम्पिरिकल अप्रोच। और इन अप्रोचेस के माध्यम से हमने पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव करने की कोशिश करी, और आज उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि आज भी पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए उतना ही आवश्यक था जितना कि वो पिछले समय में रहा है, और आने वाले समय में भी पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि जैसा कि सत्र के आरंभ में हमने आपसे कहा कि पॉलिटिक्स या राजनीति एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के जीवन से शुरुआत से लेकर अंत तक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, और अगर पॉलिटिक्स रहे तो पॉलिटिकल थियरी जरूर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत के तहत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिबर्टी या स्वतंत्रता की। जैसे ही ये शब्द लिबर्टी या स्वतंत्रता आपके सामने आता है, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि स्वतंत्रता किस हद तक। तो स्वतंत्रता के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जॉन लॉक की, जिनको हम फादर ऑफ लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं, या हम बात करते हैं जीन जैकस रूसो की। जीन जैकस रूसो, हाँ वही रूसो जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिनकी विचारों से प्रेरित होकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में बात की गई। लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि लॉक ने जब स्टेट के बारे में बताने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए तो उसने ये बताया कि स्टेट की अनक्वेश्चन पावर हम अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राज्य का जो शक्तियां हैं, राज्य की जो शक्तियां वो असीमित नहीं होंगी। जैसे ही राज्य व्यक्तियों से उनकी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयत्न करेगा, हमारे अंदर हम ये शक्ति व्यक्तियों के पास है कि वो राज्य को रिप्लेस कर दे। तो जैसे ही the moment Locke talked about this right of common man to replace the state if it fails to protect the liberties of the individual, तो हमने क्या माना कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना पावरफुल है, व्यक्ति के पास ये क्षमता है कि गलत के खिलाफ वो अपनी आवाज उठा सकता है, गलत चीजों के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त कर सकता है और गलत चीजों के लिए आगे आकर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है और राज्य की शक्तियों को भी चैलेंज कर सकता है। तो उसी मोमेंट हमने ये समझा कि हम स्वतंत्र हैं। हम किस चीज के लिए स्वतंत्र है? अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। हम किस चीज के लिए स्वतंत्र है? अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता की बात की जाती है, स्वतंत्रता के दो विभिन्न कंसेप्ट हमारे सामने आ जाते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव यानी सकारात्मक स्वतंत्रता और नेगेटिव यानी नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब लाइसेंस नहीं होता है। एक स्टेटमेंट था कि my liberty to stretch my arm ends where the other people's nose begins. I'm repeating the statement. My liberty to stretch my arms ends where the other people's nose begins. यानी अपने हाथों को फैलाने की स्वायत्तता या स्वतंत्रता उसी समय खत्म हो जाती है जब हमारे हाथ किसी दूसरे व्यक्ति की नाक को छूने लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि स्वतंत्रता एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आइसोलेशन में नहीं समझा जा सकता, एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है।
हम अपनी स्वतंत्रता समाज में रहने वाले व्यक्तियों के रिलेशन में एंजॉय कर रहे हैं, यानी जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है उतनी ही स्वतंत्रता समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों को भी मिली हुई है, और इसीलिए हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वो प्रतिबंध कब लगेगा? जब हम सोशल ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, जब हम दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक बन रहे हैं, या हमारी गतिविधियां राज्य में पीस और ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही होती है। तो इसीलिए लिबर्टी के पॉजिटिव और नेगेटिव स्वरूप के बारे में बात किया जाता है। लिबर्टी के बारे में जब आप चर्चा करते हो तो सामान्यतः आप क्या देते हो? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, यानी प्रतिबंधों का अभाव। लेकिन जब प्रतिबंधों का अभाव होता है तो वो जीवन सामान्य जीवन नहीं रह जाता है, वो एक जंगल राज में परिवर्तित हो सकता है, जहां पर हर व्यक्ति जिसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है वो अपने अपने आधार पर निर्णय लेता है। हर व्यक्ति अपनी सोच के आधार पर अपने लिए कहीं ना कहीं चीजें निर्धारित करता है और उनके लिए आगे बढ़ता है, और अंततः क्या होता है? उस समाज में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और पॉजिटिव लिबर्टी यानी लिबर्टी विद सम पॉजिटिव सेंस, यानी जहां पर आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग तो कर रहे हो लेकिन किसी पॉजिटिव पर्पस के साथ कर रहे हो। एक सामान्य लाइन में, एक नॉर्मल कंसेप्ट में अगर हम लिबर्टी को एक्सप्रेस करने की बात करें तो स्फीयर ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति किस हद तक अपनी स्वायत्तता को एक्सरसाइज कर सकता है। अगर ये लिमिट हमारे सामने आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर एक प्रतिबंध लगा हुआ है और हम अपनी स्वतंत्रता को एक लिमिट में रहकर ही एंजॉय कर सकते हैं। लिबर्टी की जब आप बात करते हो तो जेएस मिल के बारे में जरूर बात की जाती है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक इंग्लिश फिलोसोफर थे और उन्होंने लिबर्टी के बारे में बहुत सामान्य तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। उनका ये कहना था कि people should be free to do whatever they want, but until and unless their actions are not distorting the social order of the society. हर व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो वो कर सकता है। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी गतिविधियों से समाज या समाज में रहने वाले बाकी लोग किस हद तक प्रभावित हो रहे हैं। अगर हमारी गतिविधियां समाज में रहने वाले लोगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं तो वो स्वतंत्रता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है एक पॉजिटिव स्वतंत्रता, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसके माध्यम से हम अपने सर्वांगीण विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ना कि दूसरे व्यक्तियों के पतन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी विकास को समझाने के लिए उन्होंने व्यक्ति की गतिविधियों को दो अलग अलग स्फीयर्स में डिवाइड कर दिया, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस, यानी वो एक्शन जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है और वो एक्शंस जिनमें समाज में रहने वाले बाकी व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी प्रभावित हो सकता है। व्यक्ति की गतिविधियां दो अलग अलग जोन में डिवाइड हो गई, स्व को प्रभावित करने वाली गतिविधियां और दूसरों को प्रभावित करने वाली गतिविधियां। तो स्व को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसे ही वो गतिविधियां हमारे सामने आती हैं जिनमें हम दूसरों को प्रभावित करने लगते हैं, उसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। और ईसाया बर्लिन ने भी लिबर्टी के ही दो कंसेप्ट्स के बारे में बात करी। उन्होंने बोला हर व्यक्ति के अंदर दो सेल्फ होते हैं, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ में जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को कहीं ना कहीं फोकस करता है, जबकि जो लोअर सेल्फ होता है वो इरेशनल डिजायर्स होता है, वो यानी मोमेंटस प्लेजर देता है, हमें क्षण भर की खुशी हमें दे सकता है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में उन चीजों की उपयुक्तता के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है। तो अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें बर्लिन के अनुसार, तो बर्लिन का मानना था कि अगर हमारा हायर सेल्फ हमारे लोअर सेल्फ का मास्टर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हम ऐसे ही निर्णयों को लेकर आगे बढ़ते हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व और समाज में रहने वाले बाकी व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ना कि नकारात्मक रूप से। एक लाइन में अगर हम स्वतंत्रता को समअप करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य के पास भी शक्तियां हैं और व्यक्ति के पास भी शक्तियां हैं, लेकिन उन दोनों शक्तियों का जो स्वरूप है वो सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन जो राज्य है वो शक्ति के नाम पर व्यक्ति के जीवन में अननेसेसरी इंटरवीन ना करे, यानी शक्ति का उपयोग गलत इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति के जीवन में अगर राज्य हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है तो वो रियल लिबर्टी नहीं है। तो लिबर्टी का मतलब है कि स्टेट शुड क्रिएट दोज कंडीशंस, राज्य उन कंडीशंस का निर्माण करे जिसमें हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है और उन्हें वो सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाए जिससे कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आगे बढ़ेगा और उन मेथड्स, उन टूल्स का उपयोग करते हुए अपने जीवन को एक सामान्य जीवन और एक अच्छे जीवन में तब्दील करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है।
और जैसे ही लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता के साथ समानता भी आपको दिखाई दी जाती है। और ये कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो भारतीय संविधान में भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। अगर आप प्रस्तावना पढ़ो संविधान की, तो ये आइडियाज आपको वहां पर दिखाई देते हैं। इक्वालिटी का जब बात की जाती है, तो इक्वालिटी को दिखाने के लिए या जो दो लैंडमार्क्स माने जाते हैं इक्वालिटी की अवधारणा को लेकर, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में और अमेरिकन सिविल वॉर। इन दोनों में कहीं ना कहीं समानता की अवधारणा को केंद्र बनाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की, उन्होंने बोला समानता है, अगर स्वतंत्रता है तो समानता भी होनी चाहिए। समानता कैसी? यानी अगर एक व्यक्ति समाज में अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को सामान्य जीवन में तब्दील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो समानता, वो समान रूप से वो अपॉर्चुनिटी हमें भी मिलनी चाहिए कि समाज में अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने जीवन को सामान्य जीवन में तब्दील कर सकें। अब हम बात करते हैं क्या है इक्वालिटी। समानता एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा अवधारणा है जिसने व्यक्तियों के जीवन को कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित करके रखा है, जिसने व्यक्तियों के जीवन को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर ये इक्वालिटी ना होती, अगर ये समानता हमें ना मिली होती, तो शायद आज हम एक दूसरे के साथ संघर्ष में। क्यों होते? क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस रिसोर्स का इस्तेमाल मैं तुमसे ज्यादा कर सकता हूँ, और मेरा और तेरा का जो ये कंसेप्ट है वो समाज में हमेशा संघर्षों को उत्पन्न करवाता है। तो जब हम समानता की बात करते हैं, तो समानता किस चीज की? समानता अपने विचारों को व्यक्तित्व करने की। और लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता अपने विचारों को व्यक्तित्व करने की। तो अगर एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, तो दूसरा व्यक्ति भी अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ये होती है समानता, यानी समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बीच में समान स्तर को आप मेंटेन कर रहे हो। सभी व्यक्तियों को आप कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो जहां पर अपने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आप उनको प्रदान कर रहे हो। अवसर की इक्वालिटी, अवसरों की समानता आप उनको दे रहे हो। समान रूप से एक अवसर आप सभी व्यक्तियों को दे रहे हो कि वो आगे आए, व्यक्तित्व का विकास करे और समाज में और समाज जो सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वो अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो इक्वालिटी को अगर हम एक लाइन में समझने का प्रयत्न करें, तो इक्वालिटी क्या है? रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट सेल्फ डेवलपमेंट। रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट सेल्फ डेवलपमेंट, यानी व्यक्ति के जीवन में से उन सभी अड़चनों का निकाल दिया जाना जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक साबित हो रही हैं। और अगर हम कहते हैं कि राज्य जो है वो समानता की अवधारणा को साथ में लेकर चल रहा है, तो राज्य की तरफ से ऐसी एक्टिविटीज को इनिशिएट किया जाना चाहिए जो समाज में उत्पन्न होने वाली उन सभी बाधाओं को खत्म करे, जो कि कहीं ना कहीं व्यक्तियों के स्व व्यक्तित्व या व्यक्तित्व के निर्माण में बाधक उत्पन्न हो रही है। हर व्यक्ति विदेश नहीं, हर व्यक्ति तर्क क्षमता रखता है, और अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो आवाज उठाएगा। तो समाज में एक ऐसी सिचुएशन, समाज में एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए या समाज में एक ऐसा प्रोसेस इनिशिएट किया जाना चाहिए कि संघर्ष कम हो और जो कोऑपरेशन या समन्वय है वो लोगों के बीच में ज्यादा हो। क्योंकि एक वेल कोऑर्डिनेटेड सोसाइटी में ही हम लिबर्टी और इक्वालिटी और जस्टिस जैसे कंसेप्ट्स की रेलेवेंस को समझ सकते हैं। अगर ऑर्डर नहीं है, अगर पीस नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन कंसेप्ट्स की कोई जो रेलेवेंस है, इन अवधारणाओं की जो तर्क संगतता है वो खत्म हो जाती है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, मोटे तौर पर अगर हम देखना चाहिए, डिफाइन करना चाहें कि इक्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो हम क्या बताएंगे? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस और वेरियस ग्राउंड्स, यानी डिफरेंट ग्राउंड्स के आधार पर जो हम व्यक्तियों को प्रिविलेजेस दे रहे हैं या उनको प्रिविलेज यानी कुछ स्पेशल अधिकार दे रहे हैं, अगर समाज में ये है तो कहीं ना कहीं समानता का लेवल नहीं मेंटेन है सोसाइटी में। दूसरा हमने क्या बोला? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए समान रूप से सभी व्यक्तियों को अवसर उपलब्ध कराए जाएं। और तीसरा हमने क्या बोला? डिस्क्रिमिनेशन ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स, यानी हमने पहले बोला समानता होगी, असमानता हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन असमानता हम कब स्वीकार करेंगे या हम अनइक्वल ट्रीटमेंट को कब एक्सेप्ट करेंगे? जब हम उस अनइक्वल ट्रीटमेंट के पीछे का पॉजिटिव रीजन आपको बता सके, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो
तो एक वर्क प्लेस पे एक फीमेल और मेल दोनों कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच में जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा सा फीमेल्स के प्रति थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव क्या उसको हम कह सकते हैं प्रेफर्ड ट्रीटमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बिलीफ, आप मैटरनिटी बिलीफ देते हो, मैटरनिटी रिलीफ देते हो औरतों को, मातृत्व अवकाश दिया जाता है, वो मातृत्व अवकाश पुरुषों को नहीं दिया जाता। या पेरेंटल लीव, अगर आप पेटर्नल लीव की बात करो तो पेटर्नल लीव पुरुषों को भी दी जाती है, लेकिन जो उसकी अवधि होती है वो बहुत छोटी होती है, जो मातृत्व अवकाश की अवधि होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमने एक फीमेल की उस रिक्वायरमेंट को समझा कि वो कब वापस आ सकती है कि वर्क प्लेस पर, कब अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन 100% दे सकती है, और इसीलिए हमने उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया। तो अगर हम इस फॉर्म में एक अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर हम कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर बेस पे हम लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हैं तो वो गलत होता है। और इसीलिए हम ये कहते भी हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम समान रूप से ही स्वतंत्र हो सकते हैं, अगर असमानता है तो कभी भी हम इक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑन इलॉजिकल ग्राउंड्स है, अगर हम इनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर हम किसी को ज्यादा स्वायत्तता दे रहे हैं, किसी को कम स्वायत्तता दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्लियर नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि समाज में इक्वालिटी का कंसेप्ट जो है वो रेलेवेंट रह चुका है। तो इक्वल ट्रीटमेंट विद इक्वल्स एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट विद